विभाग प्रथम राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है व्यवस्थापिका। सरकार के अंग के रूप में आज हम व्यवस्थापिका को पढ़ेंगे। व्यवस्थापिका सरकार का वो अंग जो कानून निर्माण का कार्य करता है। व्यवस्थापिका के बारे में मैं आपसे बात करूं। मित्रों, राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है उसका नाम सरकार होता है। और राज्य एक ऐसी निराकार संस्था होती है जिसके द्वारा स्वयं कार्य नहीं किया जा सकता है। राज्य अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग सरकार के माध्यम से ही करता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि सरकार से हमारा तात्पर्य उन सब व्यक्तियों, संस्थाओं और साधनों से होता है जिनके द्वारा राज्य की इच्छा को अभिव्यक्ति मिलती है। राज्य की इच्छा अभिव्यक्त होती है, इसलिए उसे कार्य रूप प्रदान करने वाली, अभिव्यक्ति देने वाली सरकार होती है। सरकार के 3 अंग बताए गए हैं, क्योंकि सभी व्यक्तियों द्वारा सरकार को एक से अधिक अंगों में विभाजित करने की आवश्यकता जो है वो हमेशा से अनुभव की गई है। कुछ व्यक्तियों द्वारा सरकार को व्यवस्थापिका तथा शासन विभाग इन 2 अंगों में विभाजित किया गया है। कुछ व्यक्तियों द्वारा सरकार को 5 या 6 अंगों में विभाजित करने का भी प्रयत्न किया गया, परंतु सामान्य धारणा यही है कि प्रमुख रूप से सरकार के निम्नलिखित 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका कानून बनाने और राज्य की नीति को निश्चित करने का कार्य करती है। कार्यपालिका इन कानूनों को कार्य रूप में परिणत कर शासन का संचालन करती है। और न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करने और संविधान की व्याख्या व रक्षा करने का कार्य करती है। तो हम आज पढ़ रहे हैं व्यवस्थापिका। सरकार के तीनों जो अंग हैं वो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, लेकिन इन तीनों में जो व्यवस्थापन विभाग है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। व्यवस्थापन विभाग ही उन कानूनों का निर्माण करता है जिनके आधार पर कार्यपालिका शासन करती है और न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये जो व्यवस्थापिका है इसके कार्य जो हैं वो कौन कौन से हैं। व्यवस्थापिका के कार्य बहुत कुछ सीमा तक शासन पद्धति के रूप पर निर्भर करते हैं, यानी कैसा शासन पद्धति है। एक तंत्र, राजतंत्र या अधिनायक तंत्र में व्यवस्थापिका के विशेष कार्य नहीं होते हैं मित्रों, किंतु लोकतंत्रात्मक राज्यों में व्यवस्थापिका को बहुत कार्य करने होते हैं। उसकी शक्ति बहुत अधिक होती है, कार्य बहुत अधिक होते हैं। लोकतंत्रीय राज्यों में भी संस्थात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिका की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। संस्थात्मक शासन व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, जैसा कि अध्यक्षात्मक शासन में संभव नहीं है। तो सामान्य रूप में यहाँ हम उन कार्यों को पढ़ेंगे जो लोकतंत्रीय राज्यों में व्यवस्थापिका करती है। सबसे पहला कार्य है कानून निर्माण संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका का सबसे मुख्य एवं महत्वपूर्ण कार्य जो है वो कानून का निर्माण करना होता है। व्यवस्थापिका कानून बनाती है। यह विधेयकों का प्रारूप तैयार करने, उन पर वाद विवाद करने और फिर उन्हें स्वीकार कर कानून का रूप प्रदान करना है। और समय समय पर संविधान में संशोधन भी किया जाता है। जैसे कि दूसरा कार्य ही है संविधान संशोधन का। प्राय सभी देशों में व्यवस्थापिका संविधान में संशोधन का कार्य करती है, क्योंकि संविधान जब बना होता है उसके बाद समय बदलता है तो परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका के द्वारा ये कार्य भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। हमारे देश में भी व्यवस्थापिका जो है संविधान में संशोधन करती है, और संविधान में संशोधन वो संविधान के अनुच्छेद 368 में जो लिखा हुआ है उसकी प्रक्रिया के तहत करती है। तीसरा व्यवस्थापिका का कार्य विमर्शात्मक कार्य, विचार विमर्श का कार्य। वर्तमान समय में व्यवस्थापन विभाग के लिए सामान्यतः जिस पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है वह फ्रेंच शब्द पार्लियामेंट से लिया गया है। पार्लियामेंट जो है वो फ्रेंच शब्द पार्लियामेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ है विचार के लिए सभा। व्यवस्थापिका में विभिन्न समुदायों, स्वार्थों और दृष्टिकोणों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत एवं स्वतंत्र विचार विनिमय होता है। और अपने इस कार्य के आधार पर व्यवस्थापिका को लोकमत का दर्पण भी कहा जा सकता है। तो व्यवस्थापिका विचारों के आदान प्रदान का यह कार्य किसी निश्चित नियमों के आधार पर करती है, जिन्हें हम व्यवस्थापिका के कार्य संचालन के नियम भी कह सकते हैं।
वस्तु विमर्शात्मक कार्य करती हैं। चौथा कार्य है राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। वर्तमान समय में व्यवस्थापिका कानूनों के निर्माण के साथ ही साथ राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखने का कार्य भी करती है। जैसे कि बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का जो सिद्धांत है वो वित्तीय क्षेत्र में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता का प्रतीक है। वास्तव में जनता की प्रतिनिधि व्यवस्थापिका द्वारा जनता के धन अर्थात राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखना स्वाभाविक भी है। अपनी इसी शक्ति के अंतर्गत व्यवस्थापिका यह निश्चित करती है कि किन साधनों से धन प्राप्त किया जाए और इस धन को जनहितकारी कार्यों पर किस प्रकार से खर्च किया जाए। तो बजट जो है उसको स्वीकृत करने का कार्य व्यवस्थापिका ही करती है। इस प्रकार वो राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखती है। पांचवा कार्य है प्रशासन पर नियंत्रण। यद्यपि व्यवस्थापिका प्रशासनिक कार्यों में सीधे तौर पर भाग तो नहीं लेती, लेकिन वो प्रशासन पर कोई न कोई नियंत्रण अवश्य ही रखती है। व्यवस्थापिका द्वारा प्रशासन संबंधी कार्य संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक दोनों पद्धतियों में भिन्न भिन्न रूपों में किया जाता है। जैसे कि हम बात करें संसदीय शासन में व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर यह नियंत्रण प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न पूछने, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, बजट में कटौती, ये प्रभावशाली विधियां हैं जिनके द्वारा व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। और अंतिम रूप में व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास करके भी कार्यपालिका को समय से पूर्व हटा सकती है। ये संसदीय शासन व्यवस्था में। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की यदि बात करें तो अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में भी व्यवस्थापिका जो है, जिसको वहाँ कांग्रेस नाम से जाना जाता है, प्रशासन के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण शक्तियों का उपयोग करती है। छठा कार्य है न्याय संबंधी कार्य। मित्रों, अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका द्वारा कुछ न्याय संबंधी कार्य भी किए जाते हैं। जैसे कि इंग्लैंड में व्यवस्थापिका का उच्च सदन जो है, जिसको लॉर्ड सभा कहा जाता है, वो उच्चतम अपीलीय न्यायालय के रूप में भी काम करता है। फ्रांस की गणतंत्र परिषद जो वहाँ का उच्च सदन है, वो अमेरिका की कांग्रेस और भारत की संसद को भी उच्च कार्यपालिका पदाधिकारियों पर महाभियोग लगाने और उनका निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है। व्यवस्थापिका के सदस्यों तथा निजी व्यक्तियों पर सदन की निंदा करने पर जो अभियोग लगाया जा सकता है, ऐसे विषयों के संबंध में सदन न्यायालय के रूप में कार्य करता है। और सदन के द्वारा न केवल संसद सदस्यों वरन निजी व्यक्तियों को भी सदन की अवमानना के आरोप में दंडित किया जा सकता है। सातवां कार्य है निर्वाचन संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका निर्वाचन के कार्य करती है। मित्रों, उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद के सदस्यों, न्यायाधीशों तथा प्रधान सेनापति का चुनाव करती है। सोवियत संघ में व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद के सदस्यों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है। और भारत में जो है हमारी व्यवस्थापिका द्वारा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। हमारी व्यवस्थापिका के दोनों सदन, लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी करती है और राज्यसभा अपने उपसभापति का निर्वाचन करती है। तो निर्वाचन संबंधी कार्य भी किए जाते हैं। आठवां कार्य है समितियों और आयोगों की नियुक्ति। विधानमंडल समय समय पर किन्हीं विशेष कार्यों की जांच करने के लिए समितियों और आयोगों को नियुक्त करता है। अमेरिका में व्यवस्थापिका के दूसरे सदन सीनेट के द्वारा जांच समितियों की नियुक्ति की जाती है। भारत में भी संसद समय समय पर आयोगों की रचना करती है। वित्त आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग इसका अच्छा उदाहरण है। तो भारत में संसद जो है वो नियंत्रण रखती है एक तरह से समितियों और आयोगों के माध्यम से। नंबर 9 कार्य आता है जन भावनाओं की अभिव्यक्ति। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जनता के प्रतिनिधि सरकार का ध्यान जनता के कष्टों के प्रति आकर्षित करते हैं और शासन को जनहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये समय समय पर जो हमारे सांसद हैं वो जन भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, पूरक प्रश्न पूछते हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं जनता के कष्टों और समस्याओं के प्रति। तो इस तरह से व्यवस्थापिका जन भावनाओं की अभिव्यक्ति का कार्य भी करती है। तो व्यवस्थापिका के कार्य मित्रों एक बार मैं फिर से आपको बता दूं
सबसे पहला कार्य है कानून निर्माण संबंधी कार्य, संविधान संशोधन का कार्य, विमर्शात्मक कार्य, प्रशासन पर नियंत्रण, राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण, इसी के साथ न्याय संबंधी कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, समितियों और आयोगों की नियुक्ति और जनभावनाओं की अभिव्यक्ति। तो ये कार्य है जो व्यवस्थापिका के द्वारा किए जाते हैं। मित्रों, व्यवस्थापिका के संगठन की बात करूं तो व्यवस्थापिका का संगठन दो रूपों में किया जा सकता है। व्यवस्थापिका का या तो एक सदन हो सकता है या दो सदन हो सकते हैं। एक सदन होगा तो एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है, दो सदन होंगे तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका उसे कहा जा सकता है। जैसे कि हमारे देश भारत में है द्विसदनात्मक व्यवस्था है, हमारे यहाँ दो सदन है। एक निम्न सदन है जिसको लोकसभा कहा जाता है, एक उच्च सदन है जिसको कि राज्यसभा कहा जा सकता है। मित्रों, हमारे देश की व्यवस्थापिका जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। दुनिया की व्यवस्थापिकाएं बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं, फिर भी समय ऐसा आ गया है कि व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी होती जा रही है, उसकी शक्तियों का पतन होता जा रहा है या ह्रास होता जा रहा है। क्योंकि आजकल ये जो हम मान रहे हैं कि संसदीय व्यवस्थापिकाओं का जो पतन हो रहा है, तो ये बहुत पहले लॉर्ड ब्राइस ने तो सन 1925 में अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में व्यवस्थापिकाओं के पतन की चर्चा कर दी थी। ब्राइस ने अपनी पुस्तक में व्यवस्थापिका का रोग निदान, उन कारणों की खोज का प्रयास किया जिससे व्यवस्थापिकाएं पीड़ित होकर पतन की ओर जा रही हैं। आज अक्सर ये कहा जाता है कि संसदों का युग लद गया है, नौकरशाही की विजय हो रही है और कार्यपालिका या कैबिनेट की तानाशाही स्थापित हो चुकी है। मित्रों, यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं व्यवस्थापिका का पतन, तो व्यवस्थापिका के पतन से क्या तात्पर्य है, इसको हम यदि स्पष्ट करें तो केसी वियर के शब्दों में कहा जा सकता है, व्यवस्थापिकाओं ने अपनी शक्तियों, कार्यकुशलता व सम्मान को बनाए रखा हो या इनमें वृद्धि तक कर ली हो, ऐसा संभव है, फिर भी उनका अन्य संस्थाओं से सापेक्ष रूप से इन सभी पहलुओं में पतन हुआ है, क्योंकि अन्य संस्थाओं ने अपनी शक्तियां बढ़ाकर अपना दर्जा सुधार लिया है। यदि व्यवस्थापिकाओं की भूमिका और कार्यप्रणाली का सामान्य सर्वेक्षण किया जाए तो सहज ही में कहा जा सकता है कि कार्यपालिका की शक्तियों के संदर्भ में इनकी काफ़ी अवनति हुई है, यानी कार्यपालिका की शक्तियाँ बढ़ी है और व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी हुई है, जिससे क्या है, कार्यपालिका अभूतपूर्व रूप से ज़्यादा ताकतवर हो गई है। आज चिंता का युग और तीव्रता का युग है और चिंता और तीव्रता के इस युग ने तीव्र गति से कार्य करने वाले संगठनात्मक संयंत्र की आवश्यकता को जन्म दिया है, यानी जो जल्दी कार्य करे। तो कार्य व्यवस्थापिका तो अपने संगठन और कार्यप्रणाली के कारण तीव्र गति से कार्य करने वाली संस्था नहीं हो सकती और ऐसी संस्था कार्यपालिका ही हो सकती है, इसलिए उसके महत्व ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी शक्तियाँ ज़्यादा बढ़ गई है। यद्यपि लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका आज भी महत्वपूर्ण स्थिति में बनी हुई है, कुछ बातों के संबंध में उसकी शक्तियों और कार्यक्षेत्र में वृद्धि भी हुई है, किंतु कार्यपालिका की तुलना में उसकी शक्तियों में कमी हुई है। इसे ही व्यवस्थापिका की अवनति या पतन का नाम दिया गया है। तो हम कौन कौन से कारण इसके लिए उत्तरदायी मान सकते हैं, इसके पतन के कारण कौन कौन से हैं, विधानमंडलों की अवनति के पतन के कारण कौन कौन से हैं। तो पहला कारण आता है कार्यपालिका के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि। अपने परंपरागत कार्यों के अतिरिक्त आजकल कार्यपालिका ऐसे कार्य भी करने लगी है जिसको उसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है। आर्थिक नियोजन व योजनाओं का संचालन कार्यपालिका का मुख्य दायित्व बन गया है। तो आधुनिक समय में 95% जो विधेयक है वो भी संसदीय शासन व्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष रूप से तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका द्वारा ही प्रस्तुत होते हैं, मंत्रियों के द्वारा ही प्रस्तुत होते हैं। तो इस तरह से कार्यपालिका ज़्यादा पावरफुल हो गई है। दूसरा एक कारण है प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा। प्रदत्त व्यवस्थापन के विकास के कारण कार्यपालिका द्वारा क्या है, आंशिक रूप से नियम निर्माण की शक्ति का प्रयोग करना इस बात की पुष्टि है कि विधानमंडल सारे कानून या कम से कम सभी महत्वपूर्ण कानून बनाने का कार्य भी नहीं करती है। अब व्यवहार में क्या हो रहा है, कार्यपालिका ही अनेक कानून प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा के अंतर्गत बनाने लगी है। इस प्रकार प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण कानून निर्माण का कार्य, जो एक बहुत बड़ा कार्य था व्यवस्थापिका का, वो उसके हाथ से निकल के कार्यपालिका के हाथों में चला गया है। प्रदत्त व्यवस्थापन, मित्रों मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि व्यवस्थापिका क्या करती है, कानून बनाने की शक्ति कार्यपालिका को दे देती है। कैसे, वो महत्वपूर्ण जो भी कानून बनाने होते हैं उनके लिए विधेयक की आवश्यकता होती है, तो विधेयक तैयार करने का कार्य व्यवस्थापिका कार्यपालिका को दे देती है।
कार्यपालिका बिल तैयार करवा लेती है और उनको पास करवाने का कार्य भी वही करती है। तो एक तरह से व्यवस्थापन प्रदत्त हो गया है, व्यवस्थापिका ने कार्यपालिका को दे दिया है। तीसरा कारण है रेडियो टेलीविज़न संचार के इन साधनों के विकास ने क्या है, कार्यपालिका अध्यक्ष को जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया, यानी प्रधानमंत्री ज़्यादा दिखता है आजकल रेडियो और टेलीविज़न पर। अब कार्यपालिका संसद की परवाह किए बिना सीधा जनसंपर्क व जनता से आमना सामना कर सकती है। तो इससे क्या है, लोगों में कार्यपालिका अध्यक्ष जो है, हमारे यहाँ जो कार्यपालिका दोहरी है, नाम मात्र की वास्तविक, तो वास्तविक कार्यपालिका जो है वो ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है। चौथा कारण है विशेषज्ञों की परिषदों व समितियों का विकास। आजकल विधेयकों का प्रारूप तैयार करने से लेकर समिति स्तर तक विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है और उसके बाद संबंधित विषय विधानमंडल में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अगर विधायक उस पर प्रश्न करते हैं या उसमें संशोधन प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें यह कहकर हताश कर दिया जाता है कि इस पर विशेषज्ञों, सलाहकारों और संबंधित विभागों द्वारा बारे किसी विचार और छानबीन की जा चुकी है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, व्यवस्थापिका के पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई मार्ग शेष नहीं रहता है। तो विशेषज्ञता की ये जो परिषदें हैं विभिन्न कार्यपालिका विभागों से जुड़ी रहती हैं। इस तरह से विशेषज्ञों की परिषदों व समितियों का विकास होने से भी कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि और व्यवस्थापिका की शक्ति में का पतन हुआ है। पांचवा कारण आता है सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण। राज्य का मुख्य कार्यपालक ही सर्वोच्च सेनापति होता है। देश की सैन्य शक्ति के संचालन में वह कार्य पूर्ण स्वतंत्र होता है। इस कार्य में व्यवस्थापिका कुछ कर ही नहीं सकती है। इसलिए युद्ध या सैनिक संकटों में, मुठभेड़ों में कार्यपालिका सर्वेसर्वा हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में तुरंत निर्णय की आवश्यकता रहती है, तो कार्यपालिका ज़्यादा पावरफुल हो गई है। इसी प्रकार से विदेश संबंधों की प्रधानता, जो देश विदेशी मामलों में उलझता जाता है देश जो है, तो वैसे वैसे कार्यपालिका ज़्यादा पावरफुल होती जाती है। विदेश नीति का संचालन वही करती है। इसलिए इसी तरह से सकारात्मक राज्य का उदय हो गया है। अब राज्य कल्याणकारी बन गए हैं। जनता के लिए सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकारों का कार्य बन गया है। तो जनता को हर चीज़ तुरंत व सही समय पर मिल सके, इसकी व्यवस्था कार्यपालिका को करनी होती है। तो कार्यपालिका का कार्य बढ़ गया है, वो ज़्यादा जनता के टच में आ गई है। इसी तरह से बड़े बड़े अनुशासित दलों का विकास हुआ है। व्यवस्थापिका में साधारण योग्यता के व्यक्तियों की भी भरमार हो गई है, क्योंकि अब जो सांसद चुन करके आ रहे हैं वो कई बहुत नए होते हैं, अनुभवी नहीं होते हैं, रुचि भी नहीं लेते हैं, सदन की कार्रवाई में भाग लेना भी नहीं चाहते हैं। एक सर्वे की रिपोर्ट में मित्रों ये भी आया था कि किस सांसद ने अपने क्षेत्र के बारे में कितने प्रश्न संसद में उठाए, किस तरह से अपनी अभिव्यक्ति दी जनता की जिनका वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो आपको ताज्जुब होगा, बहुत कम ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाया, बाकियों ने तो बोलना भी उचित नहीं समझा। तो इस तरह से इसी प्रकार से व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का हावी होना, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है और कहने के लिए वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन व्यवहार में हम सब जानते हैं अपने बहुमत के बल पर दलीय अनुशासन के नाम पर सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका पर हावी रहता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि व्यवस्थापिकाओं की अवनति की ये स्थिति जो है संसदीय व्यवस्थाओं में अधिक हुई है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में अपेक्षाकृत कम हुई है। फिर भी पतन तो हुआ ही है, लेकिन व्यवस्थापिकाओं की अवनति का ये आशय नहीं लिया जाना चाहिए कि व्यवस्थापिकाओं ने अपना महत्व खो दिया। ऐसी बात नहीं है, या लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में उनके लिए कोई सारपूर्ण भूमिका शेष नहीं रही है, ऐसी बात नहीं है। व्यवस्थापिका आज भी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का केंद्र बिंदु है और वही बनी रहेगी। धन्यवाद।